शहर के पास ही स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव वैसे तो बहुत ही शांत और सुंदर था, लेकिन वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग साया की हवेली के नाम से जानते थे। गांव के लोग मानते थे कि इस हवेली में एक भूतनी का साया है जो रात को लोगों को डराने निकलती है। कोई भी इस हवेली के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन चार दोस्तों रोहन, आस्था, विक्रम और नेहा ने इस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। रोहन एक खोजी पत्रकार था, आस्था एक फोटोग्राफर, विक्रम एक तकनीकी विशेषज्ञ और नेहा एक इतिहासकार थी। इन चारों ने मिलकर तय किया कि वे एक रात इस हवेली में बिताकर इसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। रात को जब सभी गांव वाले सो रहे थे, चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद वे अंदर प्रवेश करने में सफल रहे। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और फर्श पर जाले लगे हुए थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रोहन ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर को चालू किया, जो तुरंत संकेत देने लगा कि वहां कुछ अलौकिक शक्ति मौजूद है। आस्था ने अपने कैमरे के साथ हवेली के हर कोने को कैद करना शुरू किया। विक्रम ने अपने उपकरणों को सेट किया और नेहा ने अपने नोटबुक में हर घटना को दर्ज करना शुरू किया। हवेली के अंदर गहरे जाने पर उन्हें एक बड़ा हॉल मिला, जिसमें एक पुराना पियानो रखा हुआ था। पियानो पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन जैसे ही आस्था ने उसकी फोटो खींची, पियानो अपने आप बजने लगा। अचानक एक छायादार आकृति पियानो के पास दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ने लगी। विक्रम ने तुरंत अपने उपकरणों से उसकी रिकॉर्डिंग शुरू की। नेहा ने अपने इतिहास की किताब में पढ़ा था कि इस हवेली में एक युवा लड़की, माधवी, रहती थी, जिसकी असमय मृत्यु हो गई थी। गांव वालों का मानना था कि माधवी की आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही है। चारों दोस्तों ने मिलकर यह तय किया कि वे माधवी की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक गोलाकार टेबल पर बैठकर आत्मा से संपर्क करने का प्रयास किया। रोहन ने माधवी का नाम पुकारा और पूछा, माधवी, क्या तुम यहाँ हो? अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और एक ठंडी हवा का झोंका आया। एक धीमी आवाज गूंजी, मैं यहाँ हूँ, मुझे मदद चाहिए। नेहा ने तुरंत अपने नोटबुक में लिखा, माधवी, हमें बताओ कि हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आवाज फिर गूंजी, मुझे न्याय चाहिए। रोहन ने सवाल किया, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? माधवी की आत्मा ने अपने दर्द भरे स्वर में बताया कि उसकी हत्या उसके ही चाचा ने संपत्ति हड़पने के लिए की थी और उसकी आत्मा अब न्याय की मांग कर रही है। विक्रम ने तुरंत अपने तकनीकी उपकरणों के जरिए स्थानीय पुलिस को सूचना दी और हवेली के अंदर छिपी हुई माधवी की हत्या के सबूत जुटाए। पुलिस ने आकर उस चाचा को गिरफ्तार कर लिया और माधवी की आत्मा को न्याय दिलाने का वादा किया। जैसे ही चाचा को गिरफ्तार किया गया, हवेली का भूतिया माहौल धीरे धीरे गायब हो गया। माधवी की आत्मा ने रोहन, आस्था, विक्रम और नेहा का धन्यवाद किया और शांति से मुक्त हो गई। सुबह होते ही चारों दोस्तों ने अपने अनुभव को गांव वालों के साथ साझा किया। रोहन ने इस अनुभव पर एक लेख लिखा, आस्था ने अपनी फोटोग्राफी के जरिए इस घटना को जीवंत किया, विक्रम ने तकनीकी सबूत जुटाए और नेहा ने इस ऐतिहासिक घटना को दर्ज किया। साया की हवेली अब एक भूतिया स्थान नहीं रही, बल्कि साहस और सत्य की विजय का प्रतीक बन गई। समय बीतने के साथ यह हवेली एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन गई। लोग दूर दूर से इस हवेली को देखने और इसके रहस्यमय इतिहास के बारे में जानने के लिए आने लगे। गांव वालों ने हवेली को संरक्षित करने और इसे एक संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया, जहां लोग माधवी की कहानी और उसके साहसिक संघर्ष को जान सकें। रोहन, आस्था, विक्रम और नेहा की मित्रता और उनकी साहसिक खोज ने उन्हें भी प्रसिद्ध कर दिया। रोहन का लेख एक बेस्टसेलर बन गया, आस्था की डॉक्यूमेंट्री ने कई पुरस्कार जीते, विक्रम के तकनीकी विश्लेषण को कई संस्थानों ने मान्यता दी और नेहा की ऐतिहासिक खोज ने इतिहास के कई अनजाने पहलुओं को उजागर किया। उनकी कहानियां और अनुभव लोगों को यह सिखाने लगे कि डर पर विजय पाना संभव है, जब हम सच्चाई की खोज में एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। साया की हवेली की कहानी अब न केवल उस गांव की, बल्कि पूरे राज्य की एक प्रमुख कहानी बन गई,
जो साहस, मित्रता और सत्य की जीत का प्रतीक थी।